हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लीगल हिस्ट्री के 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्ज़ाम के पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कि आप इनको पढ़ के जाना। इनमें से क्वेश्चन आने के चांस हैं क्योंकि रिपीटिंग में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रिकॉर्डर्स कोड। रिकॉर्डर्स कोड क्या था? ठीक है, रिकॉर्डर्स कोर्ट मद्रास और मुंबई में स्थापित किए गए न्यायालय थे, जिसमें एक मेयर, 3 एल्डरमैन और एक रिकॉर्डर होते थे। जो कोर्ट स्थापित किए गए थे मद्रास और मुंबई में, उसमें 5 लोग नियुक्त किए गए थे। एक तो मेयर, ठीक है, 3 एल्डरमैन और एक रिकॉर्डर। ठीक है, ये 5 लोग होते थे। उसमें रिकॉर्डर वास्तविक न्यायाधीश होता था, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। फिर रिकॉर्डर्स कोर्ट की आधिकारिकता। जो रिकॉर्डर्स कोर्ट बनाए गए थे मद्रास और मुंबई में, उनकी क्या आधिकारिकता थी, वो कौन कौन से मामले सुन सकते थे। रिकॉर्डर्स कोर्ट को दीवानी, फौजदारी, धार्मिक, सामुद्रिक आधिकारिकताएं प्राप्त थीं। जो रिकॉर्डर्स कोर्ट थे उनको प्राप्त थीं दीवानी, फौजदारी, धार्मिक और सामुद्रिक आधिकारिकताएं प्राप्त थीं। इसे इंग्लैंड के चार्सरी कोर्ट के समान सामयिक आधिकारिकता प्राप्त थी। निवासियों पर रिकॉर्ड्स कोर्ट को प्रेसिडेंसी के सभी निवासियों, ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी या ब्रिटिश सम्राट के अधीनस्थ कर्मचारियों पर आधिकारिकता प्राप्त थी। ठीक है, ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स था, इसे दीवानी, फौजदारी, धार्मिक और सामुद्रिक आधिकारिकताएं प्राप्त थी। ठीक है, रिकॉर्ड्स कोर्ट के कार्य। जो रिकॉर्ड्स कोर्ट है, जो रिकॉर्ड्स कोर्ट बनाई गई थी मुंबई और मद्रास में, उनके कार्य हैं न्यायिक प्रक्रिया में देसी भारतीयों के धर्म, रीति रिवाजों और परंपराओं का ध्यान रखना आवश्यक था। रिकॉर्ड्स कोर्ट ब्रिटिश नागरिकों को वसीयत संबंधी रिक्त पत्र देता था। रिकॉर्ड्स कोर्ट के निर्णयों से अपील ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती थी। जो भी रिकॉर्ड्स कोर्ट से संबंधित कोई अपील पेश करनी है, कोई अपील लेकर जानी है, वो लेकर जा सकते थे ब्रिटिश सम्राट के न्यायालय में। ठीक है, फिर इसका निष्कर्ष है रिकॉर्ड्स कोर्ट की आधिकारिकता और विशेषताएं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के समान थीं। इन न्यायालयों का उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों के लिए न्यायिक सेवा प्रदान करना था। जो भी रिकॉर्ड्स कोर्ट बनाए गए थे, उनका उद्देश्य था ब्रिटिश नागरिकों और कर्मचारियों के लिए न्याय सेवा प्रदान करना। ठीक है, न्यायिक सेवाएं प्रदान करना। फिर दूसरा क्वेश्चन है सूरत में स्थापना 1612। परिचय। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में कंपनी का उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था, न कि शासन करना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका प्रारंभ में उद्देश्य था कि वो सिर्फ भारत में व्यापार करे, शासन नहीं। इसके लिए कंपनी ने भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। इसी क्रम में सबसे पहली स्थायी व्यापारिक बस्ती सूरत में 1612 ईस्वी में स्थापित की, जिसे सूरत बंदोबस्त, सूरत सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका सर्वप्रथम उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, न कि शासन करना। ठीक है, फिर इसका मुख्य विवरण है 1612 में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति प्राप्त की कि वे सूरत में एक फैक्ट्री कारखाना स्थापित कर सकते हैं। यह अनुमति सर थॉमस रो के माध्यम से मिली, जो जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों के राजदूत बनकर आए थे। सूरत उस समय पश्चिमी भारत का मुख्य बंदरगाह था, जहाँ से भारत विदेश व्यापार होता था, जहाँ से भारत और विदेश में व्यापार होता था, विशेषकर फारस और अरब देशों के साथ। ठीक है, फिर सूरत बंदोबस्त के परिणाम। भारत में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती की शुरुआत हुई। अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिली और उन्होंने धीरे धीरे भारत में अपनी स्थिति मजबूत की।
सूरत बंदोबस्त ने भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी, जो बाद में शासन में बदल गया। फिर फोर्थ पॉइंट है, इस स्थापना के बाद अंग्रेजों ने मंसूलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता जैसे अन्य स्थानों पर भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। सूरत में 1612 का बंदोबस्त भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति की प्रारंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं थी, बल्कि आने वाले औपनिवेशिक शासन की आधारशिला भी थी। यही मोड़ था जहां से अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़े, जो राजनीतिक सत्ता थी उसकी ओर बढ़े थे। फिर है इसका तीसरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार करते हुए 1772 में दो प्रमुख अदालतों की स्थापना की। पहली सदर दीवानी अदालत, दूसरी सदर निजामत अदालत। जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने न्यायिक सुधार करते हुए 1772 में दो अदालतों की स्थापना की थी। पहली अदालत थी सदर दीवानी अदालत और दूसरी थी सदर निजामत अदालत। इनका उद्देश्य कंपनी के अधीन क्षेत्रों में सिविल, दीवानी और क्रिमिनल फौजदारी मामलों के लिए सर्वोच्च अपील मंच उपलब्ध कराना था। इनका उद्देश्य था कि दीवानी मामले और क्रिमिनल मामले, जो फौजदारी मामले हैं, उनके लिए सर्वोच्च अपील उपलब्ध कराना। सदर दीवानी अदालत ब्रिटिश कंपनी के अधीन भारतीय भूप्रदेशों के लिए यह सर्वोच्च दीवानी न्यायालय था, जो अपनी निचली अदालतों से आई अपीलों पर सुनवाई करता था। इस अदालत के निर्णयों से अपील इंग्लैंड स्थित प्रीवी काउंसिल में हो सकती थी। जो ये अदालत थी सदर दीवानी अदालत, इनसे रिलेटेड जो अपील है वो हो सकती थी प्रीवी काउंसिल में। ठीक है। और सदर निजामत अदालत में उल्लेखनीय है कि सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत दो पृथक संस्थाएं न होकर एक ही अदालत थीं। सदर दीवानी अदालत का न्यायाधीश ही सदर फौजदारी अदालत की अध्यक्षता करता था तथा इस हैसियत से फौजदारी मामलों संबंधी अपीलों की सुनवाई कर निर्णय देता था। ठीक है। फिर है प्रीस्ट इंडिया एक्ट 1784 का जो प्रीस्ट इंडिया एक्ट है वो। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जो ये एक्ट आया था प्रीस्ट इंडिया एक्ट, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य योगदान था, वो था कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग करना। इसके अनुसार कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के संचालकों के हाथ में छोड़ दिया, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसमें दो व्यापार को अलग अलग किया गया था। फिर इसका पहला पॉइंट है, भारत स्थित कंपनी को सरकार के गठन में परिवर्तन करते हुए गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। जो भारत स्थित कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें 4 सदस्य होते थे, जिसमें से एक को हटाकर 3 कर दिया। फिर भारत में कंपनी की सेना के कमांडर इन चीफ को परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया, जो ओहदे की दृष्टि से गवर्नर जनरल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है। फिर इस परिवर्तन का आशय गवर्नर जनरल की स्थिति मजबूत करना था, ताकि वह केवल एक सदस्य को सहायता से ही बहुमत बनाकर अपनी नीतियां लागू कर सके। गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को नियुक्त करने की अधिकार शक्ति अभी भी कंपनी के निर्देशक मंडल को ही थी, लेकिन यदि मंडल 2 माह की अवधि में नियुक्तियां करने में असफल रहता है तो इसकी नियुक्ति का अधिकार सम्राट को था। ठीक है। फिर है चार्टरी एक्ट। सबसे पहले इसका परिचय। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रारंभिक शासनकाल में कोई सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली नहीं थी।
इस समय कंपनी ने स्थानीय स्तर पर भारतीय प्रजा के छोटे मोटे विवादों को निपटाने के लिए स्थानीय न्यायालयों की स्थापना की। इन्हीं से एक प्रारंभिक अदालत थी चाल्ट्री कोर्ट, जिसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। फिर इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। यह अदालत मुख्यतः स्थानीय भारतीयों के छोटे मोटे दीवानी, सिविल और फौजदारी क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करती थी। ये जो अदालत थी चाल्ट्री अदालत, ये छोटे मोटे मामलों में सुनवाई करती थी, सिविल मामलों के भी और फौजदारी मामले के भी। इसका कार्यक्षेत्र सीमित था और यह सामान्यतः न्यायपालिका के प्रारंभिक स्तर पर कार्य करती थी। जो इसका कार्यक्षेत्र था वो सीमित था, यानी कि लिमिटेड। फिर यह अदालत स्थानीय मुखिया या कंपनी के भारतीय कर्मचारियों द्वारा चलाई जाती थी, जिसके पास न्यायिक परीक्षण नहीं होता था। फिर फोर्थ पॉइंट है, इसमें कोई विधिवत कानूनी प्रक्रिया या अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते थे। फैसले आमतौर पर प्रचलित रिवाजों और व्यक्तिगत समझ पर आधारित होते थे। ठीक है। फिर इसका महत्व है चाल्ट्री कोर्ट का कंपनी शासन की सबसे प्रारंभिक न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक थी। जो चाल्ट्री कोर्ट थी वो कंपनी शासन की सबसे प्रारंभिक न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक थी। यह अदालत स्थानीय प्रशासन और कंपनी के बीच संवाद का एक साधन थी। आगे चलकर जब कंपनी ने औपचारिक अदालतों की स्थापना जैसे कि रिकॉर्ड्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शुरू की, तो चाल्ट्री एक्ट का महत्व घट गया और इसे समाप्त कर दिया गया। जब रिकॉर्ड्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी या उनकी शुरुआत हुई थी, तब चाल्ट्री एक्ट को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। चाल्ट्री कोर्ट भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली के प्रारंभिक चरण का प्रतीक है। यह अदालत अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शासन में हस्तक्षेप पहला प्रयास थी, जिसे बाद में अधिक संगठित और विधि समस्त न्यायालयों ने प्रतिस्थापित कर दिया। यह भारतीय न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन अल्पकालिक अध्याय रहा। ठीक है। एक दो बार इनको अच्छे से पढ़ लेना।